Good morning everyone. So today's topic is Gauss theorem. So let's take an overview कि इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं. See, गॉस एक साइंटिस्ट का नेम है एंड फुल नेम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस. उसी के नेम पर ये थ्योरम रखी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंड ये थ्योरम हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बॉडीज़. सिंस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ 1/4πε0 Q/r². तो ये तो पॉइंट चार्ज की बात हुई. बट जब हम बॉडीज़ को कंसीडर करते हैं तो बॉडीज़ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गॉस थ्योरम की हेल्प से. ठीक है. सो जो बॉडीज़ हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं हमारे पास? कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. सी बॉडीज़ इस कैटेगरी में आती है. और बॉडीज़ नेचर में हमारे पास कैसी होती हैं? See, body can be 1D, one dimensional, 2D, two dimensional and 3D, three dimensional. So नेचर में हमारे पास ये 3 टाइप्स की बॉडीज़ हो सकती हैं. तो इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज़ पर बेस्ड हैं हमारी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. फर्स्ट एप्लीकेशन में हम 1D बॉडी के लिए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकेंड एप्लीकेशन में हम 2D बॉडी के लिए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. थर्ड एप्लीकेशन में हम 3D बॉडी के लिए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सी 1D में हम क्या कंसीडर करेंगे? लॉन्ग चार्ज्ड वायर. सी है हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, ये 1 डायमेंशनल है. तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से देखेंगे कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है. ठीक है. 2D में हम क्या कंसीडर करेंगे? चार्ज्ड शीट. शीट 2D होती है, प्लेन होता है. तो देखेंगे एक चार्ज्ड शीट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है एंड वो कैसे वेरी करती है. 3D में हम कंसीडर करेंगे स्फेरिकल शेल. स्फेयर 3 डायमेंशनल होता है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन करेंगे. सिंस CBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये थर्ड एप्लीकेशन अब डिलीट हो चुकी है. सो हम सिर्फ ये 2 एप्लीकेशंस ही डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम की. ओके. So let's start with Gauss theorem. So according to Gauss theorem, total electric flux through any closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by the surface. से Gauss theorem ने हमें एक easy formula दे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का. So इसके अकॉर्डिंगली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल क्या है? phi. किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा इक्वल होगी Q/ε0. ठीक है. सो ये फॉर्मूला उसने हमें दे दिया. सी फ्लक्स लिखा है इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज. ठीक है. तो फाई किसके इक्वल आ गया? Q/ε0. अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q/ε0. फ्लक्स का मैंने यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया है. अब गॉस थ्योरम जो है उसके ऊपर एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि गॉस थ्योरम सिर्फ वैलिड होगी क्लोज्ड सरफेसेस के लिए. ओपन सरफेसेस के लिए ये वैलिड नहीं है. ठीक है. सो ये क्लोज सरफेसेस के लिए अगर वैलिड है तो इसी क्लोज्ड सरफेस को यहाँ रिप्रेजेंट करती है ये लूप जो हमने इंटेग्रल के ऊपर लगाई है. ये लूप हमें शो करती है कि गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? क्लोज्ड सरफेस के लिए. ठीक है. सो ये फॉर्मूला अब आपको एज इट इज़ याद रखना है. यही गॉस थ्योरम है. ओके. सी अभी मैंने बताया कि गॉस थ्योरम वैलिड है किसके लिए? क्लोज्ड सरफेसेस के लिए. तो अगर क्लोज्ड सरफेसेस ना हो, अगर हमारे पास क्लोज सरफेस नहीं है किसी बॉडी के अराउंड, तो हम क्या करेंगे? क्लोज्ड सरफेस को ड्रॉ करेंगे. अपनी तरफ से एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. सो नेक्स्ट इज गॉसियंस सरफेस. सो जैसे मैंने अभी बताया कि गॉस थ्योरम वैलिड है क्लोज्ड सरफेस के लिए. सो अगर हमारे पास क्लोज्ड सरफेस ना हो तो गॉस ने बोला कि क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करें, उसे इमेजिन कर लें. तो ऐसा इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस क्या होता है? गॉसियंस सरफेस. ठीक है. सो एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज. तो कोई भी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस जो चार्ज को क्या करे या बॉडी को क्या करे? एनक्लोज करे, उसे हम क्या बोलेंगे? गॉसियंस सरफेस. अब देखो ये सरफेस हम खुद से ड्रॉ कर रहे हैं.
ये सरफेस कैसा है, इमेजिनरी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स इसे ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। सो इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ लिखी है। एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियंस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम और कांस्टेंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। मीन्स हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक है। सी हम बात कर रहे हैं गॉसियंस सरफेस की। ये कैसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, जो हम किसी बॉडी के अराउंड या किसी चार्ज के अराउंड ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो ये सरफेस होना कैसे चाहिए, सी हमारे पास दो चॉइसेस है गॉसियन सरफेस की। फर्स्ट इज स्फेरिकल, कि ये इमेजिनरी सरफेस हम कैसा बना सकते हैं, स्फेरिकल। सेकेंड इज सिलेंड्रिकल। अब ये दो चॉइसेस कहाँ से आई हमारे पास, सी स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसी होती है, स्फेरिकल। तो हम वहाँ से ये शेप ले रहे हैं, स्फेरिकल शेप वहाँ से ले रहे हैं। एंड मैंने आपको बताया है कि किसी भी डाइपोल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सिमेट्री कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। तो इसीलिए ये सेकंड शेप हम क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल। आई विल रिपीट, ये दोनों चॉइसेस हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री क्या है, स्फेरिकल। तो फर्स्ट चॉइस ये होगी गॉसियन सरफेस की। सेकंड, डाइपोल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री क्या है, सिलेंड्रिकल। सो सेकंड चॉइस हमारी ये होगी गॉसियन सरफेस की। अब देखो स्फेरिकल तो ऐसे ही रहेगा, बट सिलेंड्रिकल को हम फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब आपको याद रखना है, जब भी आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो आप उसे फर्दर डिवाइड करेंगे कितने रीजन्स में, 3 रीजन्स में, ठीक है। सो सी हियर आई हैव ड्रॉन ए सिलेंडर। तो इसके बाद 3 रीजन्स कौन से होंगे, फर्स्ट टॉप, टॉप होगा हमारा फर्स्ट रीजन, इसे हम बोलेंगे सर्कुलर कैप, बिकॉज इसकी शेप कैसे है, सर्कल की तरह, ओके। सेकेंड रीजन होगा हमारा कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसे हम बोलेंगे सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन होगा हमारा बॉटम, ठीक है, बॉटम भी कैसा है, जैसा टॉप है, सो इसे भी हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर कैप, ओके। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, ठीक है। सो सिलेंडर को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 3 रीजन्स में, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था, गॉस थ्योरम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं फॉर बॉडीज। तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस में हम डेरिवेशन पार्ट करेंगे, ठीक है। सो उस डेरिवेशन में जो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। स्टेप्स फॉर डेरिवेशन, नंबर 1, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। जो भी बॉडी हम ले रहे हैं 1D या 2D, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। अभी के लिए ये पॉइंट्स आप ऐसे ही याद रखें, डेरिवेशन में आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट हम फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड, फिर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर करेंगे P, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पर्टिकुलर बॉडी के अराउंड, ओके। थर्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, एंड वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। एंड लास्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ओके। सो ये स्टेप्स अभी आप ऐसे ही याद रखें, हम डेरिवेशन में ये सभी स्टेप्स करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, ओके। सो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करेंगे, जैसे मैंने बताया था, हम 1D बॉडी के लिए 2D बॉडी के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट हम 1D बॉडी से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वायर है, मीन्स 1D बॉडी है, ठीक है। सो फॉर दैट consider a long straight wire of linear charge density lambda. So suppose हमारे पास कोई long straight wire है, ठीक है, and जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, ठीक है। सो इस वायर के अराउंड हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। सो लेट P इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। तो R डिस्टेंस पर हम P ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेंगे, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस वायर के कारण, ओके।
सो सी हियर, ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ले रहे हैं, ठीक है। सो सी हियर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द वायर, ओके। सो नाउ सी हियर, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने आपको लिखा है। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई करेंगे। सिंस वायर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड्स। तो हम लिखेंगे, आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, बाय सिमेट्री डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर इज रेडियली आउटवर्ड्स। सो इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। सो सी, इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो रेडियली आउटवर्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, एंड इस साइड अगर मैं देखूं रेडियली आउटवर्ड्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करें, वो तो हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, किस डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर फ्रॉम द वायर। थर्ड स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ठीक है। सी, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये क्लोज्ड सरफेस में नहीं आ रहा, तो हमें इसके अराउंड क्या कंसीडर करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास कौन सी चॉइसेस थी गॉसियन सरफेस की, या तो स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। तो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के अराउंड सिलेंडर हम कंसीडर करेंगे, मीन्स गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल। एंड उस सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, r, मीन्स वो सिलेंडर हमारा इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P में से पास करेगा, ठीक है। सो सी हियर, इस पॉइंट P के अराउंड मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, ठीक है, मीन्स सिलेंडर ड्रॉ किया है जिसका रेडियस कितना है, r। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप गॉसियन सरफेस सिलेंडर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप कितने रीजन्स डिफाइन करेंगे, 3। सी, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। सी, ये हमारे पास है गॉस थ्योरम, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये लूप यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि गॉस थ्योरम वैलिड है क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। वो क्लोज्ड सरफेस यहाँ पर क्या है, सिलेंडर, एंड सिलेंडर को हम कितने रीजन्स में डिवाइड करते हैं, 3 रीजन्स में, 1, 2 एंड 3। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट रीजन के लिए, सेकेंड पार्ट सेकेंड रीजन के लिए एंड थर्ड पार्ट थर्ड रीजन के लिए। सो इसमें हम करेंगे क्या, सी हियर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर मीन्स एरिया वेक्टर, ठीक है। एंड इन दोनों का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों रीजन्स में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे एंड फिर तीनों रीजन्स के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर अब आपको पता है कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। सो दोनों के डायरेक्शंस ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे फर्स्ट रीजन में, सेकेंड रीजन में एंड थर्ड रीजन में इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। सी, जो वायर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो तीनों रीजन्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस वायर के कारण वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं। सी, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, कुछ ऐसे जाएगी, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बिकॉज हमें क्या चाहिए, ds, स्मॉल एरिया, तो हम ds सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करेंगे। ये पूरा टॉप रीजन मीन्स सर्कुलर कैप कंसीडर नहीं करेंगे, उसका स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड रीजन में हम इतना सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं जहां हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, रेडियली आउटवर्ड। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, तो तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, ओके। सो तीनों रीजन्स में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है एंड इट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। सो अब हमें तीनों रीजन्स में क्या चाहिए, ये ds वेक्टर, एरिया वेक्टर सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर, तो हम ड्रॉ करते हैं। सी, फर्स्ट रीजन हमारा ये है, उसका ds पार्ट हम इतना ले रहे हैं, तो इसका नॉर्मल, इसका 90 डिग्री कैसे होगा,
तो ये टॉप व्यू आप इमेजिन करें सिलेंडर का, इस सिलेंडर का 90 डिग्री टॉप व्यू का किधर होगा, इस तरफ। तो हमें पता है ds वेक्टर कैसे होता है, परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा, इस तरफ। ओके, अब देखो रीजन 2 ये है हमारा ds, तो इसका 90 डिग्री किस तरफ आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का 90 डिग्री इस साइड ही आएगा, ठीक है, दोनों में एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, इस लाइन में और इसमें। तो इस रीजन में हमारा जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो इसी साइड आएगा जिस साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब थर्ड रीजन बॉटम रीजन है, सिलेंडर का बॉटम रीजन भी प्लेन होता है, तो उसका 90 डिग्री मीन्स एरिया वेक्टर किस साइड आएगा, डाउनवर्ड्स। ओके, सो अब हमारी डायग्राम कंप्लीट है। तीनों रीजन्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है। अब इनकी डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि दोनों में एंगल कितना है। सी हियर, फर्स्ट रीजन में ds वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट रीजन में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। सेकेंड रीजन में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेकेंड रीजन में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थर्ड रीजन में भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थर्ड रीजन में भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, सो अब हम इसका डेरिवेशनल पार्ट करेंगे, एंड डेरिवेशनल पार्ट हम इसी फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर रहे थे, जैसे मैंने बताया, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को 3 रीजन्स के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिलेंडर के जो 3 रीजन्स हमने लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उसके लिए इसे डिवाइड करेंगे। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इन फर्स्ट रीजन प्लस इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इन सेकेंड रीजन प्लस इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इन थर्ड रीजन्स, ठीक है। तीनों को मैंने ऐड किया है बिकॉज तीनों रीजन्स मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, एंड इट इज़ इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है। तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के लिए हमें थीटा की वैल्यूज़ चाहिए, एंड थीटा की वैल्यूज़ हम ऑलरेडी डायग्राम में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। सी, आई हैव रिटन इन रीजन 1 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास। In region 2 theta is equal to 0 degree and in region 3 theta is equal to 90 degree। अब इन थीटा की वैल्यू से हम इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, ठीक है। सी, मैंने नेक्स्ट स्टेप में डॉट प्रोडक्ट ओपन किया है। सो इंटेग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 90 डिग्री इन फर्स्ट रीजन में थीटा 90 डिग्री था, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट उसी अकॉर्डिंगली ओपन किया है, प्लस इंटेग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री, सेकेंड रीजन में एंगल 0 डिग्री था, तो उसी अकॉर्डिंगली ओपन किया है। सिमिलरली थर्ड रीजन में इज इक्वल टू क्या आएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। एज वी नो cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन में ये फर्स्ट वाला फैक्टर एंड ये थर्ड वाला फैक्टर क्या बन रहा है, 0, बिकॉज यहाँ क्या है, cos 90 एंड cos 90 इज 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रीजन्स हैं 1 एंड 3, ये 1 एंड 3 कौन से रीजन्स थे, सर्कुलर कैप्स। इसका मतलब है कि सर्कुलर कैप्स जो है कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही टुवर्ड्स फ्लक्स। ओके, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0। तो बचा क्या हमारे पास, cos 0 1, तो बचा क्या, इंटेग्रल ऑफ ई डी एस, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया, इंटेग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको रीजन स्पेसिफाई करने की यहाँ नीड नहीं है, ठीक है। सो अब देखो हम क्या करेंगे, हम सिग्निफिकेंस यूज़ करेंगे किसका, गॉसियंस सरफेस का। तो उसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताई कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज़ को हम इंटेग्रल से बाहर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, सी, ई इंटेग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या चाहिए, इंटेग्रल ऑफ डी एस मीन्स सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन चाहिए, मीन्स टोटल सरफेस एरिया चाहिए।
हमारे पास गॉसियन सरफेस क्या था, सिलेंडर, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, आपने किया है 2πr/h। h इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, बट हम क्या मान रहे हैं, हमारी सिलेंडर की लेंथ क्या है l, जो क्या है हाइट के इक्वल। ओके, सी यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिलेंडर को ही हम क्या कंसिडर करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सी पहले आप ये पॉइंट देखें, इंटेग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड इट इज़ इक्वल टू 2πrl। तो इंटेग्रल ऑफ ds की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2πrl। ओके, अब हम क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था कि इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। सी एज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने किया है, इट इज़ इक्वल टू Q/L। यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू लैम्डा L। अब हमारे पास चार्ज की वैल्यू है एंड इंटेग्रल ऑफ ds की वैल्यू है, हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये है हमारे पास इक्वेशन 2, यहाँ हम चार्ज की वैल्यू एंड इंटेग्रल ऑफ ds की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो इक्वेशन 2 बिकम्स E इंटू इंटेग्रल ऑफ ds की वैल्यू 2πr इज इक्वल टू Q/ε0 था, तो Q की वैल्यू λL/ε0। अब यहाँ पर देखो L कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें निकालनी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ईजिली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, E इज इक्वल टू λ/2πε0r। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लीनियरली चार्ज्ड वायर। ओके, सो कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर वेरीज इनवर्सली टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, ये मैंने लास्ट एक्सप्रेशन से ही लिखा है। ठीक है, सो अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस R इज हाइपरबोला। ठीक है, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, हाइपरबोला। सो सी हियर आई हैव ड्रॉन अलोंग x एक्सिस हम R ले रहे हैं एंड अलोंग y एक्सिस हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला। तो हमने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सो दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।